नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद राणा सर, जिसमें हम आज 2017 में पूछे गए प्रश्न संख्या 12 से प्रश्न संख्या 20 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसका पहला पार्ट देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले पार्ट की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। तथा अन्य जो सॉल्व पेपर है उनके वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हिंसबर्ग मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड और आपके पास ओस्टवाल्ड विधि, संपर्क विधि एंड हैबर विधि की वीडियो भी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, वहां जाकर आप इन वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आज हमारा जो पहला प्रश्न है वो है हैलो एरीन हैलो एल्केन की तुलना में नाभिक रागी अभिक्रियाओं में कम क्रियाशील होते हैं क्यों। यानी जो हैलो एरीन होते हैं वो हैलो एल्केन की तुलना में कम नाभिक यानी एसएन जो हमारे सब्स्टिट्यूटेड न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया है वो कम प्रदर्शित करती है क्यों, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि हैलो एरीन में हैलोजन परमाणु जो एक्स वाला परमाणु होता है यानी एक्स नेगेटिव परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, जिसके कारण हैलोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन पर स्थानांतरित कर देता है और अनुनाद संरचना उत्पन्न हो जाती है। यानी बेंजीन में कौन सी संरचना उत्पन्न हो जाएगी, अनुनाद संरचना उत्पन्न हो जाती है। जबकि हैलो एल्किन में हैलोजन परमाणु यानी एक्स नेगेटिव sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिसके कारण हैलोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कार्बन आयन का निर्माण करता है। इसलिए हैलो एल्केन हैलो एरीन की तुलना में अधिक नाभिक रागी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, या हैलो एरीन हैलो एल्केन की तुलना में कम नाभिक रागी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। हैलो एल्केन ज्यादा नाभिक रागी व्यक्त करता है और हैलो एरीन कम करता है। ये कौन सी ज्यादा करता है, ये इलेक्ट्रॉन रागी यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया ज्यादा प्रदर्शित करता है। अब यहां पर देखेंगे ये है हमारे पास हैलो एरीन। हैलो एरीन में देखेंगे ये जो क्लोरीन परमाणु है इसमें ये जिस कार्बन से जुड़ा इस वाले कार्बन से जुड़ा हो तो यहाँ पर कौन सा संकरण है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब एक तो होगा एस का और दो बचे हुए वो किसके, पी के, तो sp2 संकरण है। अब ये जो क्लोरीन है ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दान कर देगा, इस बेंजीन को दान कर देगा। यहां से इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन नीचे को दान कर देता है, जिसके कारण यहाँ पर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव यानी अनुनाद संरचना उत्पन्न हो जाती है। जबकि हैलो एल्केन में यहां पर देखेंगे आप क्लोरोमीथेन, यहाँ पे क्लोरीन कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन में कितने बॉन्ड है, तीन तो H के साथ हो, एक किसके साथ है, Cl के साथ, चार बॉन्ड है। तो चार में से एक तो S का होगा और बाकी तीन किसके होंगे, P के होंगे। तो sp3 संकरण वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब ये जब अभिक्रिया करता है तो हैलोजन परमाणु इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी ओर आकर्षित कर देता है, जिसके कारण हैलोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव आवेश आ जाएगा और कार्बन पे क्या आवेश आता है, धनावेश आ जाता है। इन्होंने कहा कि हैलो एल्केन में हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, तब जिसके कारण हैलोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ये क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कार्बन आयन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कार्बन आयन का निर्माण करता है। इसलिए हैलो एल्केन हैलो एरीन की तुलना में अधिक नाभिक रागी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। अब यहां पर देखेंगे ये हमारा पॉजिटिव वाला आवेश है, आने वाला समूह कौन सा होगा, नेगेटिव वाला होगा। और नेगेटिव को हम बोलते क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। क्यों, क्योंकि आने वाला समूह अगर नेगेटिव होगा तो किसकी ओर जाएगा, पॉजिटिव की ओर। और पॉजिटिव आवेश किसमें होता है, नाभिक में होता है, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहते हैं। और ये अधिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, कौन सा, नाभिक स्नेही वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा। उदाहरण सहित SN1 व SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। यानी उदाहरण सहित हमने SN1 और SN2 की अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाना है। तो SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया आपके पास कई बार पूछी जाती है। अगर पहले इनमें अंतर पूछा जाए या उदाहरण सहित क्रियाविधि पूछी जाए तो आपने इस प्रकार से लिखना है। SN1 को ध्यान रखने के लिए आपको एक नंबर याद होना चाहिए, 1 2 3।
क्या है, 1 2 3। तो SN1 का मतलब क्या होता है, एक का मतलब है इसे एक आणुक, एक का मतलब एक आणुक, एस का मतलब क्या होता है सब्स्टिट्यूट, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक आणुक सब्स्टिट्यूटेड न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यानी यूनिमोलिकुलर को एक आणुक, न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही, सब्स्टिट्यूटिव प्रतिस्थापन। ठीक है ना। तो 1 का मतलब तो क्या होता है, इसे एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 2 का अर्थ है यह 2 पदों में पूर्ण होती है, और 3 का अर्थ है इसका स्थायित्व का क्रम। तो SN वाला अभिक्रिया का जो स्थायित्व का क्रम होता है, सबसे ज्यादा स्थायी तृतीयक होता है, उसके बाद द्वितीयक, उसके बाद प्राथमिक होता है। ठीक है ना। और चौथा बिंदु है यह धारण रूप प्रदर्शित करता है, यानी जहां से हैलोजन जुड़ा होता है वहीं से न्यूक्लियोफाइल भी अभिक्रिया करता है। अब आपको आगे बताएंगे कैसे कैसी होती है। अब देखो, ये एक आणु का अभिक्रिया है, तो SN2 को क्या कहेंगे, इसे द्विआणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये एक आणुक थी तो ये क्या हो जाएगा, 2 आणुक। ये 2 पदों में पूरी होती है SN1, तो SN2 कितने पदों में पूरी होगी, 1 पद में पूर्ण होती है, इसका अपोजिट। इसका स्थायित्व का क्रम तृतीयक सबसे ज्यादा था, तृतीयक एल्किल हैलाइड, फिर द्वितीयक एल्किल हैलाइड, फिर प्राथमिक एल्किल हैलाइड। और SN2 का जो स्थायित्व का क्रम होता है वो प्राथमिक सबसे ज्यादा होता है, इसका अपोजिट, फिर द्वितीयक और फिर तृतीयक। चौथा था यह धारण रूप प्रदर्शित करता है, जबकि जो SN2 है यह प्रतिलोमन रूप व्यक्त करती है, यह प्रदर्शित करती है। ठीक है ना। इसकी क्रियाविधि की बात करेंगे तो ये 2 पदों में पूरी होती है। पहला पद है इसका, पहले पद में क्या करता है, जो एल्किल हैलाइड होता है यानी C 1H 2H 3H और यहां पर X जुड़ा हो, जब इसके साथ न्यूक्लियोफाइल अभिक्रिया करेगा तो यह अभिक्रिया कैसे होती है, मंद गति से होती है। पहले पद में एल्किल हैलाइड कार्बोनाइन में परिवर्तित होता है और यह अभिक्रिया मंद गति में होती है, पहली क्रिया। प्रथम पद में एल्किल हैलाइड मंद गति में अभिक्रिया करके कार्बोनाइन का निर्माण करता है। अब देखो यहां पे कार्बन पर पॉजिटिव आवेश और X पे नेगेटिव आवेश आ जाता है। दूसरा, जो कार्बोनाइन है द्वितीय पद में कार्बोनाइन के साथ न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही तीव्र गति से अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करता है। अब देखो यहां पर ये C था, यहां H है, H है, H है, इसमें पॉजिटिव आवेश था। ठीक है ना। ये तीव्र गति से अभिक्रिया करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा आवेश है, नेगेटिव आवेश है, ये उत्पाद का निर्माण कर देगा द्वितीय पद में। जबकि SN2 में यहां पर देखेंगे हम, ये एल्किल हैलाइड है, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल क्रिया करेगा तो एक और से न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ने की कोशिश करता है। देखो आप डॉट डॉट देख रहे हो यहां पे, बॉन्ड बनाने का, बॉन्ड निर्माण का कार्य चल रहा है। दूसरी ओर जो हैलोजन है ये धीरे धीरे बॉन्ड क्या करता है, तोड़ता है। न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे बॉन्ड का निर्माण करता है, जबकि हैलोजन धीरे धीरे बॉन्ड क्या करता है, तोड़ता है। अब ये आगे क्रिया होगी तो CH ये वाला H जो यहां था ये कहां चला जाएगा, दूसरी साइड चला जाता है, इस साइड आ जाता है। और न्यूक्लियोफाइल जहां से हैलोजन था, हैलोजन राइट हैंड साइड था, लेकिन न्यूक्लियोफाइल किस साइड से अटैक होता है, लेफ्ट हैंड साइड से अटैक करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा रूप कहते हैं, प्रतिलोमन रूप कहते हैं। प्रतिलोमन रूप ये वाला, कि अगर न्यूक्लियोफाइल हमारा हैलोजन के यानी क्रियात्मक समूह के दूसरे पक्ष से अभिक्रिया करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिलोमन रूप कहते हैं। और यदि नाभिक स्नेही या क्रियात्मक समूह उसी दिशा से क्रिया करता है जहां पर पहले क्रियात्मक समूह उपस्थित था तो उसे हम क्या कहते हैं, धारण रूप कहते हैं, रिटेंशन एंड इन्वर्जन। क्लियर हो गया। ये इसकी क्रियाविधि थी। ये 2 पदों में पूरी होती है और SN2 एक ही पद में पूरी होती है, कंटिन्यू चलती रहती है, इसको अलग अलग नहीं दिखाना। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, निम्नलिखित जटिल यौगिकों द्वारा किस प्रकार की स्वभावताएं प्रदर्शित होती है या की गई है। ठीक है ना। पहला है PTNH3 Cl2 यानी क्लोरीन इसका नाम था, टेट्राएमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम और ऑक्सीकरण संख्या इसकी 4th यानी -2 यहां पर और -2 यहां पर है तो कितना हो गया, -4। तो इस पर क्या होगा, +4, प्लेटिनम 4th ब्रोमाइड।
ठीक है ना। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या है, टेट्रा एमीन ब्रोमीडो, डाइब्रोमीडो, यहाँ पे डाइक्लोरिडो था। क्लोरिडो पहले एक बार लिगेंड की तरह कार्य कर रहा था, अब किसकी तरह बिहेव करने लग गया, आयन की तरह। ब्रोमीन पहले आयन था, अब किसकी तरह बिहेव करने लग गया, लिगेंड की तरह। तो इस प्रकार की यौगिक में हमारे पास कौन सी समावेयता होती है, आयनन समावेयता होती है। तो पहला का ऑप्शन क्या है, पहले का है आयनन समावेयता, समावयवता। यदि आयन लिगेंड की तरह और लिगेंड आयन की तरह बिहेव करता है तो उसे हम कौन सी समावेयता कहते हैं, आयनन समावेयता कहते हैं। दूसरा है कॉपर NH3 Pt Cl4 व Pt NH3 CuCl4। तो यहां पर देखें, पहले कॉपर के साथ अमोनिया था, यहां पर कॉपर के साथ क्या, क्लोरीन है। यहां पर प्लेटिनम के साथ क्लोरीन था और यहां पर प्लेटिनम के साथ क्या है, अमोनिया। इसका मतलब कॉपर यहां से कहां चला गया, इसके साथ चला गया, क्लोरीन के साथ, और प्लेटिनम कहां आ गया, कॉपर की जगह पर आ गया। तो धातु का जब क्या होता है, अंतर परिवर्तन होता है किसमें, उपसह संयोजन यौगिक में, तो उस यौगिक को हम क्या कहते हैं, उसमें जो समावेयता होती है वो तो कौन सी होती है, उपसह संयोजन समावेयता होती है, उपसह संयोजन समावेयता, समावयवता। ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका पहला आंसर है आयनन समावेयता और दूसरा है उपसह संयोजन समावेयता कहते हैं। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कारण सहित समझाइए कि डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो आंसर लिखेंगे इसका कि डी ब्लॉक के तत्व यह संक्रमण तत्व भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये, जिसके कारण उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं या संकुल यौगिक बनाते हैं। और तीसरा है डी कक्षक की उपस्थिति होने के कारण, डी ब्लॉक के तत्व में डी कक्षक की उपस्थिति होने के कारण यह उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो आपने क्या लिखना है, डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करने के कुछ मुख्य कारण निम्न है। नंबर 1 है कि डी ब्लॉक के तत्व भिन्न भिन्न ऑक्सीजन संख्या प्रदर्शित करते हैं। दूसरा डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। और तीसरा डी ब्लॉक के तत्व में डी कक्षक की उपस्थिति होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, तुल्यांकी चालकता व मोलार चालकता को परिभाषित कीजिए। तुल्यांकी चालकता व मोलार चालकता को परिभाषित कीजिए तथा तनुताप का इन चालकताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मोलार चालकता क्या है, किसी विलयन में, कोई विलयन हो, किसी विलयन में वैद्युत अपघट्य के 1 मोल घोलने पर, यानी कोई विलयन लिया हमने, उसमें कोई वैद्युत अपघट्य घोल दे, कितने मोल घोलने, 1 मोल घोलने पर विलयन में उत्पन्न आयनों के कारण चालकता को मोलार चालकता कहते हैं। यानी जो विलयन में आयन उत्पन्न होंगे उसके कारण क्या होगी, विलयन में कुछ चालकता उत्पन्न होगी, उसे हम क्या कहते हैं, मोलार चालकता कहते हैं, जिसे लेमडा एम से व्यक्त करते हैं। यानी किसी विलयन में वैद्युत अपघट्य के 1 मोल को घोलने पर, कोई विलयन है उसमें वैद्युत अपघट्य के कितने मोल घोलने, 1 मोल घोलने पर विलयन में उत्पन्न आयनों के कारण चालकता को मोलार चालकता कहते हैं। ठीक है ना। इसे लेमडा एम से व्यक्त करते हैं। लेमडा एम बराबर क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई सी। कप्पा इक्वल टू लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई सी। सी का सांद्रता और 1000 तो हो गया, ये कप्पा हो गया। इसका मात्रा क्या होता है, ओम इनवर्स लिख दो, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, या मोल इनवर्स होता है। इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तुल्यांकी चालकता क्या है, जैसे आपने मोलार चालकता लिखा उसी प्रकार तुल्यांकी चालकता आप लिखेंगे। किसी विलयन में, जैसे यहाँ पे किसी विलयन में वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक भार को, 1 ग्राम तुल्यांकी भार को घोलने पर, यहाँ पर क्या था, 1 मोल था क्योंकि सांद्रता थी, मोलार सांद्रता। यहाँ पे तुल्यांकी है तो हम क्या बात करेंगे, 1 ग्राम तुल्यांकी भार को घोलने पर विलयन में उत्पन्न आयनों के कारण, विलयन में उत्पन्न आयनों के कारण चालकता को विलयन की क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। उस विलयन की कौन सी चालकता कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा ई क्यू से व्यक्त करते हैं। लैम्डा ई क्यू इक्वल टू क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एन। एन क्या हमारे पास नॉर्मल था। ठीक है ना। इसका जो मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स होता है, यानी
क्या होता है, तुल्यांकी इनवर्स होता है। क्लियर हो गया। तो किसी विलयन में वैद्युत अपघटन के 1 ग्राम तुल्यांकी भार को घोलने पर विलयन में अगर चालकता उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता। और किसी विलयन में यदि हम क्या करते हैं, 1 मोल वैद्युत अपघटन घोलते हैं, उसके कारण विलयन में क्या आता है, चालकता उत्पन्न होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोलार चालकता कहते हैं। ठीक है ना। विद्युत अपघटन की सांद्रता में परिवर्तन के साथ साथ तुल्यांकी चालकता हुआ मोलार चालकता दोनों में परिवर्तन होता है। यदि हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन की सांद्रता में परिवर्तन करते हैं, यदि इसकी मात्रा बढ़ाते हैं, इसकी मात्रा क्या करते हैं, कम करते हैं, तो दोनों की चालकता में परिवर्तन होता है। दोनों का तनुकरण करने पर, यदि हम उसमें क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं ज्यादा मात्रा में, तनुकरण करने पर चालकता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहां ध्यान रखना कि हम क्या करेंगे, यदि विलयन का क्या करते हैं, तनुकरण करते हैं, तो तुल्यांकी चालकता और मोलार चालकता दोनों के मान में क्या होगी, वृद्धि होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास 14.625 ग्राम NaCl को 250 ग्राम जल में विलय किया गया, प्राप्त विलयन की मोलारता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर्मूला नोट कर लेना है। सूत्र क्या है, फॉर्मूला इसका, मोलारता बराबर होता है विलय का दिया गया भार, यानी दिया गया मात्रा या दिया गया भार WA डिवाइड बाय विलय का अणुभार गिवन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट MA इनटू 1000 डिवाइड बाय विलय का भार, किसमें, ग्राम में, लेकिन WA विलय को किससे व्यक्त करते हैं, WB से। ठीक है ना। तो विलय का भार कम मात्रा में क्या है, यहां पर 14.625 है, तो हमने क्या लिख दिया, 14.625 क्या हो गया, विलय। विलय ज्यादा मात्रा में होता है, तो 250 आगे हमारे पास विलय का भार। यहां पे विलय का अणुभार है, तो विलय का अणुभार कैसे निकालेंगे हम, विलय कौन सा है हमारे पास, NaCl है, तो हमने लिखा विलय का अणुभार बराबर Na का होता है द्रव्यमान 23, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है, 11। ठीक है ना। तो कितना होता है इसका भार, 23 होता है, 23 प्लस क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है एटॉमिक मास। इन दोनों ऐड करेंगे कितना जाए, 58.5 म्यू या यूनिफाइड मास। ठीक है ना। अब हमने इसको यहां पर पुट कर देना है, तो मोलारता इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन वेट 14.625 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 डिवाइड बाय 250। तो यहां से 250 यानी 0 से 0 कट गया, और 25 चौको 100, तो मैंने यहां पे 4 लिख दिया, 25 चौको 100 यानी 25 चौको 100 हो गया, कट गया। यहां पर इसको 5 से काटूंगा, तो 5 दूना कितना हो गया, 10, बचेगा कितना यहां पर 4, 46 हो जाएगा, 5 9 जा कितना हो जाएगा, 45, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, और कितना बचेगा, फिर 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25 डिवाइड बाई, इसको 5 से डिवाइड करें तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 5 से 1 जा 35, ये हो गया। 4 से यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, 4 5 जा यानी 4 5 20, 4 दूना 8 और 2 10, कैरी कितने हो गए, 1, 4 नमा 36 फिर 1 37 हो गया, कैरी कितने हो गए 3, 4 दूना 8 और 3 कितना हो गया 11, यानी 11.7। देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 11.7 डिवाइड बाई 11/7, तो 11.7 से 11.7 कट गया, बचेगा क्या आपके पास, मोलारता इक्वल टू 1 मोल पर केजी यानी पर किलोग्राम, आपका आंसर होगा। ठीक है ना, 1 मोल पर किलोग्राम आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 19 है, अल्फा एमिनो अम्ल क्या होते हैं, ये प्रोटीन से किस प्रकार से संबंधित होते हैं। तो वे एमिनो अम्ल जिसमें एमीन समूह NH2 अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है, अल्फा एमिनो अम्ल कहते हैं। यानी वह एमिनो अम्ल जिसमें एमीन समूह अल्फा कार्बन से जुड़ा होगा क्या कहलाएगा, अल्फा एमिनो अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने कोई एमिनो अम्ल लिखा, तो यहां पर हमारे पास जैसे ये लिख दिया मैंने CH2COH अम्ल भी है, और इस CH2 पे क्या जोड़ दिया मैंने, यहां पर NH2 जोड़ दिया, NH2 जोड़ दिया। ठीक है ना। अब देखेंगे यहां पर ये क्रियात्मक समूह के बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं।
ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे इसको, अल्फा एमिनो एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास कितने कार्बन वाला है, 1 2 3 कार्बन वाला है, और क्रियात्मक समूह के बगल वाले कार्बन में क्या जुड़ा है, एमीन जुड़ा हुआ है। तो हम क्या कहेंगे इसको, अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक अम्ल कहते हैं। तो यानी वह एमिनो अम्ल जिसमें एमीन समूह अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है, क्रियात्मक समूह के बगल वाले कार्बन पे एमीन समूह जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल कहते हैं। क्लियर हो गया। और ये प्रोटीन से किस प्रकार से भिन्न होते हैं, प्रोटीन के जलापघटन से अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। प्रोटीन यानी ये है, ये जब बहुत सारी इकाइयां जुड़ेगी तो तब किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन के जलापघटन से क्या प्राप्त होता है, अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। या प्रोटीन की एकलक इकाई, जो छोटी इकाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल कहते हैं। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 का जो खा है, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है। तो न्यूक्लियोसाइड में शर्करा, पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार उपस्थित होते हैं। यानी न्यूक्लियोसाइड बराबर शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार, क्या कहेंगे, शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार। और न्यूक्लियोटाइड में शर्करा हो गया 1, नाइट्रोजनी क्षार हो गया 2, प्लस फॉस्फेट 3 समूह उपस्थित होते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड में 2 समूह उपस्थित होते हैं, कौन कौन से, शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार, जबकि न्यूक्लियोटाइड में 3 समूह, ठीक है ना, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट समूह उपस्थित होते हैं। यानी हम यहां पर लिख सकते हैं कि इन दोनों को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट को भी हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 20, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनाई जाती है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनाई जाती है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को फिनॉल व क्लोरोबेंजीन में कैसे परिवर्तित करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया भी दीजिए। तो जब एनिलीन की क्रिया, जब बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा होता है, NH2 समूह जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनिलीन। जब एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ, जब एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ 273 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है, ये क्या हमारे पास, बेंजीन कितने N2 है, 1 हमारे पास, यानी 2 नाइट्रोजन है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 मतलब डाई एजोनियम कहते हैं इसको, N2 को क्या कहते हैं, एजो कहते हैं। और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या लगा दिया हमने, नियम, एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं, डायजोनियम अभिक्रिया भी कहते हैं। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनाई जाती है, जब एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइड व HCl के साथ 273 डिग्री केल्विन पर की जाती है, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। क्लियर हो गया। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को फिनॉल में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया H2O के साथ की जाती है, किसके साथ की जाएगी, H2O के साथ की जाती है। तो यहां पर ध्यान रखना, इसको हम ताप देंगे, ताप देने पे नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी यहां से N2, तो N2 निकल गई, एक इसका H, क्योंकि 2 H है हमारे पास, एक H और एक Cl क्रिया करेगा, क्या बना दे, HCl, बचेगा क्या है यहां पर, O and H, तो बेंजीन पे जुड़ जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, जब बेंजीन डायजोनियम की क्रिया जल के साथ की जाती है, तो क्या प्राप्त होता है, फिनॉल का निर्माण होता है। और इसी प्रकार यदि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में की जाती है या कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में की जाती है, ठीक है ना, तो हम क्या करें, N2 तो यहां से बाहर निकल जाएगा, प्लस जो क्लोरीन है वो इस जगह पे अटैक कर लेता है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, क्लोरोबेंजीन। तो 3 नंबर की अभिक्रिया पूछी जाएगी, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनाई जाती है, तो पहली अभिक्रिया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से फिनॉल कैसे बनाया जाता है, दूसरी अभिक्रिया, और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन का निर्माण कैसे किया जाता है, वो तीसरी अभिक्रिया होगी। ठीक है ना। अगला है, बीच में एक क्वेश्चन छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास,
शॉर्टकट ऑफ फ्रैंकल दोष को उदाहरण सहित समझाइए। तो शॉर्टकट ऑफ फ्रैंकल दोष को सबसे पहले आपने ये देखना है कि शॉर्टकट ऑफ फ्रैंकल दोष में एक शब्द का अंतर पहचानना है पहले, ठीक है ना। शॉर्टकट मतलब या तो ऐसे समझो शॉर्टेज, और या आप यहाँ पे समझो फ्रैंकल में आता है आधा ना। तो दो प्रकार के दोष होंगे, या तो रिक्तिका दोष होंगे या अंतरकाशी दोष होंगे। तो इन दोनों में ना किस में आ रहा है, फ्रैंकल में ना आ रहा है। इसका मतलब इसमें अंतरकाशी दोष पाया जाएगा और शॉर्टकी में रिक्तिका दोष उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो आप क्या लिखना है शॉर्टकी में, इस दोष में समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर स्थान ग्रहण कर लेते हैं, और फ्रैंकल में इस दोष में आयन अपने स्थान छोड़कर अंतरकाशी स्थान ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा बिंदु है यह रिक्तिका दोष उत्पन्न करता है, और यहां पर देखना है यह रिक्तिका दोष तथा अंतरकाशी दोनों दोष उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तीसरा बिंदु है इस दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है, और फ्रैंकल में इस दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार फोर्थ पॉइंट है यह दोष वे यौगिक उत्पन्न करते हैं जिनके धनायन तथा ऋणायन का आकार बराबर होता है, जैसे AgBr NaCl। और फ्रैंकल दोष, यह दोष वे यौगिक उत्पन्न करते हैं जिनके आकार में अंतर होता है, अर्थात ऋणायन का आकार बड़ा तथा धनायन का आकार छोटा होता है। उदाहरण के लिए AgBr एंड AgCl, और ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। इसको अगर आप अच्छे प्रकार से देखना चाहते हो इस क्वेश्चन को, तो इसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में अपलोडेड मिल जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि ये 2023 के सैंपल पेपर में भी पूछा गया है, जहां पर मैंने अच्छे प्रकार से इसको आपको समझाया हुआ है। तो वो वीडियो देखकर इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझ लें, क्योंकि ये बोर्ड पेपर में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न पत्रों के साथ।